होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान विषय की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 टीजीटी गृह विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल पर उनको यहाँ पर पुराने सालों के, पुराने वर्षों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, जो पेपर्स हो किए जा चुके हैं, उन पेपर्स को यहाँ सॉल्व करना सिखाएंगे, उन पेपर्स को यहाँ करना बताएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो जो टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय है और कुल इसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्किंग है 425 अंकों की। तो हम यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन 1 हाइजीन, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन 4 प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो आजकल वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को जिस नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन 3 प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। तो नंबर 2 है, लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। लिनन तंतु किसके तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 जूट का पौधा, ऑप्शन 2 फ्लेक्स का पौधा, ऑप्शन 3 कपास का पौधा, ऑप्शन 4 हेम्प का पौधा। तो जो लिनन का तंतु होता है वो फ्लेक्स यानी सन के पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य यानी WHO। ऑप्शन 1 1940, ऑप्शन 2 1945, ऑप्शन 3 1942, ऑप्शन 4 1954। तो जो WHO की स्थापना, संगठन की जो स्थापना हुई है, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, 1945। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आपके ऑप्शन में 1945 और 1948 दोनों आ जाते हैं तो क्योंकि 1945 में इसकी जो है अवधारणा रखी गई थी, इसकी विचारधारा को रखा गया था और 1948 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। तो अगर 1948 और 1945 दोनों संधि दी जाती हैं तो आप 1948 को चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1948 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर 1945 को चूज़ करेंगे। 1945 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन 1 सोशल मीडिया, ऑप्शन 2 विद्यालय, ऑप्शन 3 परिवार, ऑप्शन 4 खेल का मैदान। तो जो बालक का समाजीकरण होता है, बालक का पहला समाज उसका परिवार होता है। वह परिवार में यहाँ पर ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया। ऑप्शन 1 हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ऑप्शन 1 सिर्फ सीखने का, ऑप्शन 2 सिर्फ परिपक्वता का, ऑप्शन 3 सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ऑप्शन 4 सीखना और परिपक्वता का। तो बच्चों का विकास विकास के लिए विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन 4 सीखना और परिपक्वता का। जब बच्चा कुछ सीखता है, परिपक्व होता है, तभी हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। ऑप्शन 1 निरोग व्यक्ति के लिए, ऑप्शन 2 समुदाय के लिए, ऑप्शन 3 माता और शिशुओं के लिए, ऑप्शन 4 ये सभी के लिए। तो निरोग व्यक्ति यानी कि जो ठीक ठाक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके लिए तो WHO कोई कार्य नहीं करेगा। समुदाय के लिए समुदाय, पूरे समुदाय के लिए कार्य करेगा। तो कौन सा समुदाय है यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है माता और शिशुओं के लिए, क्योंकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन माताओं और शिशुओं के लिए यह कार्य करता है। 3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है।
प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन 1 16%, ऑप्शन 2 15%, ऑप्शन 3 14%, ऑप्शन 4 17%। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन 1 विषाणु, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 फफूंद, ऑप्शन 4 शैवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हेपेटाइटिस जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1945, ऑप्शन 2 1946, ऑप्शन 3 1947, ऑप्शन 4 1948। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1946। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन 2 प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन 3 ग्रामीण नेता को, ऑप्शन 4 प्रसार विशेषज्ञ को। तो यहाँ पर जो धुरी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो धुरी है यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? ऑप्शन 1 साल के अंत में, ऑप्शन 2 साल के शुरुआत में, ऑप्शन 3 साल के मध्य में, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर जो संतुलन तालिका है वो हमारे साल के अंत में भी बनाई जाती है और साल के शुरुआत में भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, यानी कि साल के शुरुआत में भी और वर्ष के शुरुआत में भी और वर्ष के अंत दोनों अवस्थाओं में जो है संतुलन तालिका को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन हैं? ऑप्शन 1 समय शक्ति धन, ऑप्शन 2 कुशलताएं ज्ञान शक्ति, ऑप्शन 3 शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो निकल एवं डॉर्सी के अनुसार जो मानवीय संसाधन है, संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय होता है और दूसरा अमानवीय होता है। दूसरा अमानवीय संसाधन होते हैं, यानी संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय संसाधन। तो जो मानवीय संसाधन होते हैं वो हमारे जो मानव के अंदर निहित होते हैं वह सभी मानवीय संसाधन, जो मानव के अंदर जो क्वालिटीज़ निहित होती हैं जैसे शक्ति, योग्यताएं, ज्ञान और अभिव्यक्तियाँ, ये सभी मानवीय संसाधन कहलाते हैं। और जो समय धन और वस्तुएं होती हैं, सामुदायिक वस्तुएं होती हैं, वे सभी अमानवीय साधन कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है मानवीय संसाधन, उनके अनुसार निकल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो शक्ति, समय और सामुदायिक सुविधाएं, कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति, ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 मानवीय एवं अमानवीय, ऑप्शन 2 परंपरागत एवं गैर परंपरागत। तो अभी हमने देखे पारिवारिक साधन या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय एवं अमानवीय। तो इसके आगे जो है ऑप्शन 2 और दिए गए हैं, लेकिन हम इसका आंसर बता चुके हैं। आगे का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लोचमय एवं अलोचमय, ऑप्शन 4 पूर्ण एवं अपूर्ण। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मानवीय और अमानवीय। पारिवारिक साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय एवं अमानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान जो है बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कौन से अमीनो अम्ल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 लाइसिन, ऑप्शन 2 थ्रियोनाइन, ऑप्शन 3 हिस्टाडीन, ऑप्शन 4 वेलाइन। तो यहाँ पर जो वृद्धि कारक जो अमीनो अम्ल होता है वो जो बच्चों के लिए बहुत अति आवश्यक होता है वह होता है हिस्टाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। ऑप्शन 1 मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 2 सकारात्मक पर्यावरण, ऑप्शन 3 पर्यावरण स्वास्थ्य, ऑप्शन 4 शुद्ध पर्यावरण। तो जो पर्यावरण स्वच्छता है उसका जो बदलकर अभी नाम क्या रखा गया है? पर्यावरण स्वास्थ्य। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, पर्यावरण स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है।
प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है? ऑप्शन 1 असीमित, ऑप्शन 2 बहुआयामी, ऑप्शन 3 निर्धारित, ऑप्शन 4 द्विआयामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बहुआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन 1 वायु द्वारा, ऑप्शन 2 जल द्वारा, ऑप्शन 3 भोजन द्वारा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो हैजा है वो वायु के द्वारा जल द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा जो है जल द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? ऑप्शन 1 हल्दी, ऑप्शन 2 नमक, ऑप्शन 3 कोलतार, ऑप्शन 4 इंडिगो। तो जो वैट रंजक होते हैं वो जो है पानी में अविलेय होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। जो वैट रंजक होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं और इनको रंगने के लिए ये सीधे जो है पानी में, क्योंकि सीधे घुलते नहीं हैं, तो इनको रंगने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक यौगिक की आवश्यकता होती है, यौगिक की आवश्यकता होती है, जो कि हवा द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। और इसके जो वास्तविक रंजक होते हैं वो ये जो वैट डाइज होती हैं वो रंजक में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थायी रूप से रेशों में बंध जाती हैं, रेशों के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे रेशे को कलर हो जाता है। वैट रंजकों के जो उदाहरण हैं इंडिगो, इंडिगो है, नील है और बहुत से एंथ्राक्विनोन जो है संजात आदि शामिल हैं। तो जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इंडिगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? ऑप्शन 1 फ्लैश कार्ड, ऑप्शन 2 टेलीविज़न, ऑप्शन 3 फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन 4 श्यामपट्ट। जो टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न में आपके जो है डायरेक्ट नहीं दिखाई जाती हैं, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद दिखाई जाती हैं। फिल्म स्ट्रिप में भी जो है आपका प्रोजेक्टर उसके द्वारा दिखाई जाती हैं। श्यामपट्ट पर चित्र तस्वीरें आदि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं जा सकती हैं, उसमें तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड है, तो फ्लैश कार्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। फ्लैश कार्ड के द्वारा हम तस्वीरों को प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सामने दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है? जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, ऑप्शन 2 नियोनेट अवस्था, ऑप्शन 3 पायूनेट नहीं, यहाँ पे पार्ट्यूनेट अवस्था हो, और ऑप्शन 3 प्रसव काल। तो जो शैशवावस्था जन्म के 30 मिनट तक की अवस्था होती है वह यहाँ पर सही अवस्था होगी पार्ट्यूनेट अवस्था। तो शैशवावस्था होती है वो तो जन्म लेगा, यानी 2 माह से 2 वर्ष तक की होती है शैशवावस्था। 2 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जो नियोनेट अवस्था होती है वह जन्म के 30 मिनट बाद से होती है। जन्म के 30 मिनट बाद से लेकर 2 माह तक नियोनेट अवस्था होती है। और जो पार्ट्यूनेट अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 30 मिनट तक होती है, यानी जब तक उसकी बच्चे की नाल काटी नहीं जाती है, जब तक बच्चा जो है जन्म लेकर 30 मिनट तक जो है बच्चा जो है माँ से जुड़ा रहता है, उसकी जब तक नाल नहीं काटी जाती है, ये 15 से 30 मिनट तक की हो सकती है। जब तक बच्चे की नाल नहीं काटी जाए तब तक वह पार्ट्यूनेट अवस्था में रहता है। और प्रसव काल डिलीवरी टाइम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन 2 ऊन, ऑप्शन 3 जूट, ऑप्शन 4 लिनन। कपास जो है, कपास तो आपके पेड़ से प्राप्त होती है। कपास के जो पेड़ में जो कोए होते हैं उसके आसपास रेशे कॉटन के लगे होते हैं, कॉटन बॉल से प्राप्त होता है। जूट आपके जूट के पौधे से प्राप्त होता है। और लिनन जो है सन यानी फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये इनको काटा नहीं जाता है। शेयर मतलब कैंची, यानी कैंची के द्वारा काटने से किन रेशों को काट कर प्राप्त किया जाता है? तो जो ऊन होती है, ऊन हमारी भेड़ों से प्राप्त होती है, तो भेड़ों से ऊन को काटा जाता है। तो इसी ऊन से भेड़ों से जो है ऊन काटने की क्रिया को ही शेयरिंग कहते हैं। तो शेयरिंग के द्वारा कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ऑप्शन 1 वास डिफरेंस, ऑप्शन 2 डिम्ब ग्रंथियाँ, ऑप्शन 3 गर्भाशय, ऑप्शन 4 फैलोपियन ट्यूब। जो स्त्री का गर्भाशय होता है, जो स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो है
ये जो है यहाँ से इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब निकली होती हैं और जो है यहाँ पर आपकी डिम्ब ग्रंथियाँ होती हैं और आपका जो है गर्भाशय यहाँ पर होता है। तो महिला की जो स्त्री प्रजनन अंगों में कौन कौन सा होता है, यहाँ पर जो है ये जो होती हैं आपकी डिम्ब ग्रंथियाँ हैं और ये है आपका गर्भाशय और ये है फैलोपियन ट्यूब, दो होती हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये मुख्य फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय और डिम्ब ग्रंथियाँ ये प्रजनन अंग के अंग हैं, स्त्री प्रजनन के अंग हैं, लेकिन वास्ट डिफरेंस जो है स्त्री के प्रजनन अंग नहीं है, यह पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 24, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। ऑप्शन 1 प्लेन बुनाई, ऑप्शन 2 ट्विल बुनाई, ऑप्शन 3 रिब बुनाई, ऑप्शन 4 बास्केट बुनाई। तो इसका जो यहाँ पर जो आयोग ने है इसका कोई आंसर सही नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें जो नाखून है वो चम्मच की आकृति के हो जाते हैं, यानी स्पून जो है स्पून की आकृति के हो जाते हैं। तो ऑप्शन 1 है क्वाशिकर, ऑप्शन 2 है रक्ताल पत्ता, ऑप्शन 3 है मरासमस, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 रक्ताल पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के विषाणु का क्या नाम है। ऑप्शन 1 एंड अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन 2 वेरियोला जोस्टर वायरस, ऑप्शन 3 विब्रियो कॉलरी, ऑप्शन 4 साल्मोनेला टाइफी। तो जो चेचक का विषाणु का नाम क्या है, चेचक जो है एक संक्रामक रोग है और इस विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेरियोला जोस्टर वायरस। चेचक विषाणु का जो प्रमुख नाम क्या है, वेरियोला जोस्टर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन पकाने खदकाने यानी सिमरिंग विधि में तापमान होता है। भोजन पकाने की जो खदकाने की जो विधि होती है भोजन पकाने में उसमें तापमान कितना होता है। ऑप्शन 1 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस तक, 72 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक और 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस तक, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक। जो भोजन को खदकाने की जो पकाने की जो खदकाने वाली विधि यानी सिमरिंग विधि जो है उसमें जो है आपका 80 से यानी 82 से 99 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान होना चाहिए सिमरिंग विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। तो यहाँ पर उपयुक्त अनुपात जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, 8-8-8 यानी 8-8 का 8-8 का जो है अनुपात माना गया है। कार्य के लिए भी 8 घंटे और विश्राम के लिए 8 घंटे रखने चाहिए और शयन के लिए 8 घंटे होने चाहिए। तो 8 या 24 तो पूरे 24 घंटे को इस तरीके से डिवाइड किया गया है 8-8-8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक रंग क्या है। ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, ऑप्शन 2 लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, ऑप्शन 3 नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जब दो प्राथमिक रंगों को बनाया जाता है मिलाया जाता है तो उससे जो नया रंग बनता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMRN निम्न 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। ऑप्शन 1 60 किलोग्राम पुरुष का एवं 50 किलोग्राम महिला का, ऑप्शन 2 65 किलोग्राम पुरुष का एवं 45 किलोग्राम महिला, ऑप्शन 3 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, ऑप्शन 4 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 65 किलोग्राम पुरुष और 45 किलोग्राम महिला। जो एक सामान्य भारतीय महिला और पुरुष का वजन निश्चित किया गया है ICMR के द्वारा वो है 65 किलोग्राम पुरुष का होना चाहिए और 45 किलोग्राम महिला का होना चाहिए। ये एक औसत और सामान्य जो है RDA के अनुसार निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 समय मापक इकाई जो है समय मापक इकाई 1 सेकंड का कितना भाग होती है। समय यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट जो है 1 सेकंड का कितना भाग होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 0.0036, ऑप्शन नंबर 2 है 0.000036,
ऑप्शन 3 है 0.0006, ऑप्शन 4 है 0.036। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 0.036 राइट आंसर है। समय मापक इकाई 1 सेकेंड का 0.036 भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे रेशों को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है स्टेपल, ऑप्शन 2 है फिलामेंट, ऑप्शन 3 है स्पनयार्ड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशे होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्टेपल होते हैं, फिलामेंट होते हैं और स्पनयार्ड होते हैं। तो जो छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, उन्हें स्टेपल यार्ड कहते हैं, स्टेपल रेशे कहते हैं। और उन छोटे छोटे रेशों से जो एक लंबा रेशा बनाया जाता है उनको बटकर बनाया जाता है, उनको स्पन यार्ड कहते हैं। और जो प्राकृतिक अवस्था में अपनी लंबी अवस्था में होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं। और प्राकृतिक अवस्था में फिलामेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है और वह है रेशम। तो रेशम हमारे सबसे लंबा रेशा होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन कहलाता है। ऑप्शन 1 प्रदूषण, ऑप्शन 2 रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन 4 भौतिक प्रदूषण। तो जो हमारे पर्यावरण में जो तत्वों का जो असंतुलन पैदा होता है उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रदूषण कहते हैं। तो प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परिधानों में रफल्ड कॉलर जो है प्रायः किस आकार के गले में लगाया जाता है। ऑप्शन 1 आयताकार, ऑप्शन बी वी आकार, ऑप्शन 3 यू आकार, ऑप्शन 4 गोलाकार। जो रफल्ड कॉलर है वो किस प्रकार के गले में लगाया जाता है। ऑप्शन 4 गोलाकार। परिधानों के रफल्ड कॉलर जो है प्रायः गोलाकार आकार के कॉलर में लगाया जाता है। रफल्ड कॉलर किस में लगाया जाता है, गोलाकार कॉलर में गले में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ऑप्शन 1 कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ऑप्शन 2 मातृ सुरक्षा योजना, ऑप्शन 3 राजीव गांधी किशोरी योजना, ऑप्शन 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन 1 जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, ऑप्शन 2 जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, ऑप्शन 3 विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, ऑप्शन 4 जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर, अंतर के आधार पर। तो यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर की जो गणना की जाती है वो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, 1000 बच्चों के जन्म के आधार पर ही शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, 100 शिशुओं के आधार पर नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। ऑप्शन 1 ध्यानाकर्षण, ऑप्शन 2 अभिरुचि, ऑप्शन 3 ध्यान विकर्षण, ऑप्शन 4 संतुष्टि। तो हमारे जो प्रसार शिक्षा के 7 चरण बताए गए हैं, तो ध्यानाकर्षण तो है, उसमें से अभिरुचि भी है, संतुष्टि भी है, लेकिन ध्यान विकर्षण यानी ध्यान हटाना ये चरण नहीं है। तो यहाँ पर उसने यही पूछा है कि प्रसार शिक्षा का कौन सा चरण नहीं है, तो ध्यान विकर्षण चरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ध्यान विकर्षण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। प्रथम 4 सप्ताह में जो शिशु मृत्यु हो जाती है उनका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन 1 श्वासावरोध, ऑप्शन 2 जन्मजात असमानताएं, ऑप्शन 3 संक्रमण, ऑप्शन 4 ये सभी। तो जो प्रथम 4 सप्ताह में जो शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसका प्रमुख कारण क्या है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलमल के कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी। ऑप्शन 1 खराब संतुलन, ऑप्शन 2 अच्छा संतुलन, ऑप्शन 3 कमजोर संतुलन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अच्छा संतुलन। मलमल के कपड़े के एक टुकड़े में यदि धागों की संख्या जो है 60 × 60 मतलब 64 × 60 होती है तो वह अच्छा संतुलन कहलाएगी, अच्छा कपड़ा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है। ऑप्शन 1 जूल,
ऑप्शन 2 किलो कैलोरी, ऑप्शन 3 कैलोरी, ऑप्शन 4 किलो जूल। तो जो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वह है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 एक पट्टी, ऑप्शन 2 2 पट्टी, ऑप्शन 3 3 पट्टी, ऑप्शन 4 4 पट्टी। तो हमारे सिर पर जब लंबी पट्टी बांधी जाती है तो सिर पर बांधने के लिए हमें 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन 1 ऑस्टोमलेशिया, ऑप्शन 2 ऑस्टोपोरोसिस, ऑप्शन 3 कबूतर छाती रोग, ऑप्शन 4 अस्थि विकृति। वृद्धावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी को पूछा गया है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, अंदर से उनमें पोर्स हो जाते हैं यानी छेद हो जाते हैं। तो इन्हें इसी रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और ये वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है। महिलाओं में जो कैल्शियम की कमी से रोग होता है वो ऑस्टोमलेशिया रोग होता है और इसमें जो है हड्डियाँ कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। जो कबूतर छाती यानी पिजन चेस्ट होता है ये भी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें भी कैल्शियम का अवशोषण, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसको कबूतर के छाती यानी पिजन चेस्ट हो जाता है। इसमें छाती जो है वो आगे की ओर उभरी हो जाती है और ढोल के समान लगती है। और अस्थि विकृति ये भी जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें क्या है, बो लैग हो जाते हैं यानी कि जो पैर हैं वो इस तरीके से बाहर की ओर निकले होते हैं, इसको बो लैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। ऑप्शन 1 लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन 2 मैलिक अम्ल, ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारे शरीर में जो है कार्य करते रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 44 अल्पना कहाँ से है। ऑप्शन 1 बंगाल, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 बिहार। तो जो अल्पना की जो विधि है यानी जो हम जमीन पर जो रंगोली बनाते हैं वह कहाँ से संबंधित है, वह जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बंगाल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45 है राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 लौह तत्व एवं कैल्शियम, ऑप्शन 3 लौह तत्व, ऑप्शन 4 कैल्शियम। जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लौह तत्व एवं कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 46 है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। ऑप्शन 1 मुंडेल द्वारा, ऑप्शन 2 गिलबर्ट द्वारा, ऑप्शन 3 मल्टीमैन द्वारा, ऑप्शन 4 निकल एवं डॉर्सी के द्वारा। तो जो परिवर्तन के जो वर्ग हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, मुंडेल के द्वारा दिए गए हैं। मुंडेल के वर्ग यानी मुंडेल का परिवर्तन का नियम, इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जो परिवर्तन के वर्ग का विचार जो है सर्वप्रथम मुंडेल द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 फर्श पर बिछाने के लिए, ऑप्शन 2 फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन 3 पलंग पर बिछाने के लिए, ऑप्शन 4 ये सभी। तो जो अपहोल्स्ट्री होता है वो फर्नीचर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है। ऑप्शन 1 पौधों पर, ऑप्शन 2 मानव पर, ऑप्शन 3 भौतिक साधनों पर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी पर। तो ये जो है वायुमंडल में जो घुलित सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमारे पौधों पर भी असर डालती है, उसको भी प्रभावित करती है, हानिकारक है, मानव के लिए भी हानिकारक है और भौतिक साधनों यानी जितने में जो मकान हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके लिए भी ये जो है बहुत ही नुकसानदायक है। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रसार शिक्षण एक विधि है। ऑप्शन 1 अव्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन 2 सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन 3 व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन 4 जन शिक्षण। तो प्रसार शिक्षण एक जो है व्यवहारिक शिक्षण की एक विधि है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जाइगोट किसे कहते हैं। जाइगोट किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 शुक्राणु, ऑप्शन 2 अंडाणु, ऑप्शन 3 नया कोश, ऑप्शन 4 क्रोमोसोम। तो जाइगोट जो है वो नए कोश को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? ऑप्शन 1 0 से 2 ईयर्स, और ऑप्शन 2 से 6 ईयर्स, और ऑप्शन नंबर 3 है 6 to 9 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 है 9 to 12 ईयर्स। तो वह कौन सी आयु जिसमें बच्चा प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन 1 श्रव्य साधन, ऑप्शन 2 दृश्य साधन, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो साधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। तो यहाँ पर जो लिखी और छपित सामग्री होती है, लिखित और छपित सामग्री होती है, वह सभी दृश्य साधन होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो जिनको हम सुन सकते हैं वो सारे श्रव्य साधन होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर, टीवी वगैरह, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह, म्यूज़िक वगैरह। और दृश्य श्रव्य साधन में हमारा टीवी वगैरह, ये सभी दृश्य श्रव्य साधन आते हैं, वह साधन जिनको हम देख और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखित और छपी सामग्री के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर दृश्य साधन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भूलने की अचेतन प्रक्रिया, भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 प्रतिगमन, ऑप्शन 2 समाहीकरण, ऑप्शन 3 दमन, ऑप्शन 4 मानसिक कल्पना। तो जो भूलने की जो अचेतन प्रक्रिया है वो आपकी दमन कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3। तो भूलने की जो अचेतन प्रक्रिया है उसमें क्या है, जो घटनाएं होती हैं उन सभी का दमन हो जाता है और वो याद नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 ए रेड्डी, ऑप्शन 2 बी रामाभाई, ऑप्शन 3 कृष्णाचारी, ऑप्शन 4 हॉरन भाई। तो प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है, तो ये ए रेड्डी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस जो फूड है वो किसने विकसित किया है? ऑप्शन 1 निन हैदराबाद ने, ऑप्शन 2 CFRTIR मैसूर ने, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों ने, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आयोग ने यहाँ इसके बारे में जो है इस प्रश्न को गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है? किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन 1 वस्त्र, ऑप्शन 2 रेशा, ऑप्शन 3 तंतु, ऑप्शन 4 अणु। तो जो टेक्सटाइल सामग्री यानी वस्त्र निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ऑप्शन 3 तंतु। तंतुओं से हमारे तंतुओं को मिलाकर रेशा बनता है और रेशों से हमारे वस्त्र बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, ऑप्शन 1 दाढ़ें, ऑप्शन 2 कैनाइन, ऑप्शन 3 केंद्रीय कंतक, ऑप्शन 4 अग्रचर्वणक। तो राइट आंसर इसका क्या है कि केंद्रीय कंतक, जो सबसे पहले प्रथम अस्थायी दांत जो निकलते हैं उन्हें केंद्रीय कंतक कहते हैं। प्रथम जो सामने के जो हमारे मुख में जो है अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में अस्थायी दांत जो हैं दूध के दांत कहलाते हैं और ये आपके 6 से 7 महीने के बाद आने शुरू हो जाते हैं और ये 2.5-3 साल तक जो है दूध के दांत निकलते रहते हैं और तब जाके इनकी संख्या 20 हो जाती है। दूध के दांत यानी कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं और स्थायी दांत हमारे कितने होते हैं? वो होते हैं 32। तो जो है सामान्यतः बच्चे के जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं और दूध के दांत टूटने के बाद ही हमारे स्थायी दांत निकलते हैं। तो जो प्रथम स्थायी दांत निकलता है वह केंद्रीय दंतक होता है। जो हमारा जो मुख होता है वो सामने के 2 दांत नीचे होते हैं और ऊपर के 2 दांत निकलते हैं। इस तरीके से चार दांत निकल जो है उसको केंद्रीय कंतक कहलाते हैं। तो सबसे पहले निकलने वाले दांत जो होते हैं वो केंद्रीय कंतक होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है, ऑप्शन 1 प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन 2 साइक्लोग्राफ, ऑप्शन 3 ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन 4 पाथवे चार्ट। तो कार्य सरलीकरण की औपचारिक टेक्निक साइक्लोग्राफ टेक्निक है और बाकी प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट जो हैं ये हमारे पेन पेंसिल या अनौपचारिक टेक्निक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई
ऑप्शन ए ऑप्शन 1 4 दिसंबर 2007, ऑप्शन 2 4 दिसंबर 2005, ऑप्शन 3 12 दिसंबर 2008, ऑप्शन 4 12 दिसंबर 2006 की जो शुरुआत हुई थी 12 दिसंबर 2008 को शुरुआत हुई थी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होते हैं। ऑप्शन 1 हाइपोग्लाइसीमिया में, ऑप्शन 2 डायबिटिक कोमा में, ऑप्शन 3 हाइपरग्लाइसीमिया में, ऑप्शन 4 सीलिएक रोग में। डायबिटिक कोमा में जो है रक्त और ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित हो जाते हैं। जो डायबिटिक कोमा रोग है उसमें क्या होता है कि रक्त और ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 डॉक्टर एंजल, ऑप्शन 3 एम मार्शल, ऑप्शन 4 ग्रास एवं कैंडल। तो जो उपभोग का नियम जो है एडम डॉक्टर एंजल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 2 बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ। ऑप्शन 1 है 1929, ऑप्शन 2 है 1955, ऑप्शन 3 है 1976, ऑप्शन 4 है 2006। तो इस बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है किस सन में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। आज हमने जो है टीजीटी का बैक पेपर 2021 का सॉल्व किया है, जिसका आज हमने आधे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 62 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबी होती जा रही है और हम यहाँ पर समझा कर आपको जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो चैनल पर आप बने रहिएगा और नेक्स्ट इसका पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।